हेलो हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 22 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम यूके। सो व्हाट हैपेंड, देखो हुआ क्या कि यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया। उन्होंने बोला कि अगर इंडिया से कोई इंडिया से कोई पर्सन यूके में आता है तो उसको क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा फॉर अ 10 डेज। है ना, 10 डेज के लिए उसको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, जिस समय हम लोग इंश्योर हो जाए कि भाई वो इन्फेक्टेड तो नहीं है कोविड 19 से। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि सारे पर्सन, क्या अगर ये पर्सन वैक्सीनेटेड है तब भी? तो यूके ने बोला हाँ। इंडिया ने बोला क्या अगर कोविशील्ड लगी है तब भी? तो यूके ने बोला हाँ। और कोविशील्ड की हम बात करें तो कोविशील्ड देखा जाए तो यूके ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखी है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही एक तरीके से सिस्टर वैक्सीन है। दोनों ट्विन वैक्सीन है। कोविशील्ड बस नाम नाम बस वो फॉर्मूला इंडिया में यूज हुआ, इंडिया में बनी तो वो कोविशील्ड नाम रख दिया। वही फॉर्मूले का वैक्सीन यूके में बनी, उसका एस्ट्राजेनेका नाम रख दिया। सो इंडिया ने वही बोला है कि आप अगर कोई इंडियन यूके में आता है और उसको कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई है तो आप उसको क्वारंटीन में क्यों रख रहे हो? है ना, तो आप उसको क्वारंटीन में क्यों रख रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी उसको तो कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई है और कोविशील्ड आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखी है। आपने खुद कोविशील्ड वैक्सीन ली है। अच्छा, इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को कोविशील्ड वैक्सीन दी भी है, और तब भी यूनाइटेड किंगडम कोविशील्ड वैक्सीन को नहीं मान रहा। इसी के चलते इंडिया के कल जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उनकी कल मीटिंग भी हुई यूएन में। मीटिंग हुई थी यूके यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी से, और इसी बात पर डिस्कशन हुआ और यूके ने फिर इंश्योर किया कि हम इस इशू को जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर यूके इस पे स्टेप नहीं लेती है तो फिर हम भी रेसिप्रोकल स्टेप्स लेंगे। मतलब हम भी यूके के सिटीजन्स या यूके के रेसिडेंट जो इंडिया में आ रहे हैं उनके ऊपर भी क्वारंटीन वाला स्टेप्स लेने वाले हैं। मूविंग फर्दर towards the next news, so it's about the इंडक्शन ऑफ वुमेन इन दी इंडियन आर्मी या एनडीए की हम बात करें। गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था, गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग एनडीए में अब वुमेन्स को भी अलाउ करेंगे, वुमेन्स को भी अब इंक्लूड कर देंगे। ये गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन हम लोगों को ये डेट नहीं पता था कि कब वुमेन इंक्लूड की जाएंगी और ये सब चीजें। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई मई 2022 में, अच्छा एनडीए की हम बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी की हम बात करें, तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इट्स कंडक्टेड बाय द बॉडी ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये हर ईयर होता है ना, हर हर ईयर मतलब हर साल 2 बार होता है, एक समर सीजन में, एक विंटर सीजन में। सो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम विमेन को इंक्लूड कर देंगे एनडीए में, वो एनडीए एग्जाम दे सकती हैं और वो एनडीए में ट्रेनिंग ले सकती हैं, बट फ्रॉम दी मे 2022, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है ना। और यूपीएससी विमेन को लेकर नोटिफिकेशन भी ऐड कर देगा। मूविंग फॉर यस, सो व्हाट हैपन, सो हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है एनएससीएन, ठीक है। सो एनएससीएन मतलब जिसका फुल फॉर्म नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, और आईएम इसिक मुजब बोलते हैं उसको, इसिक मुजब। इट्स अ सेपरेटिस्ट ग्रुप, या हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द नागालैंड, वन ऑफ द डोमिनेटिंग सेपरेटिस्ट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द नागालैंड, जो चाहता है कि नागा एक रीजन अलग बनना चाहिए, उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसका एक सेपरेट फ्लैग होना चाहिए। और उसी चीज को लेकर गवर्नमेंट बहुत बातें कर रही है उन ऑर्गेनाइजेशन से कि आप कैसे शांत रहें और एक पैरेलल गवर्नमेंट ना चलाएं। इसी चीज को लेकर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वा शर्मा और नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से कल उनके उनके जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, उनके जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मुलाकात करी और उस बात पर डिस्कशन हुआ। लेकिन मीटिंग हुई उस बात में वो उन्होंने मीडिया में या पब्लिक में उन्होंने कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करी, बट देयर इज अ मीटिंग बिटवीन दी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के जनरल सेक्रेटरी, देन असम के चीफ मिनिस्टर, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के बीच में टॉक हुई है, मीटिंग हुई है, बट मीटिंग में क्या हुआ वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। मूविंग फॉर सो एक स्टडी हुई,
एंड अच्छा, इस न्यूज को अपन पढ़ेंगे, इस न्यूज को अपन नेशनल न्यूज से पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इस न्यूज को अपन पढ़ेंगे। मूविंग फॉर सो देयर समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। सो ऑन द फोर्थ पेज, ऑन द स्टेट पेज, तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ दो ही न्यूज है, बट वो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऑन दी सदर्न पेज, सो सदर्न पेज पे है। सो कर्नाटका में कल बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग थी, लेजिस्लेटिव असेंबली था चल रही थी, और असेंबली में बहुत सारे लोगों का कहना था, और स्पेशली कर्नाटका के होम मिनिस्टर का कहना है कि रिलीजन कन्वर्जन को लेकर कर्नाटका को भी लॉ लाना चाहिए, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आ चुका है, झारखंड में आ चुका है, वैसे ही कर्नाटका में भी आना चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर कोई पर्सन वॉलेंटली अगर कोई रिलीजन अडॉप्ट करता है तो इट्स गुड, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बट अगर बाय इंड्यूसमेंट, बाय फोर्स या फोर्सफुली अगर आप उसको कन्वर्ट करा रहे हो दूसरे रिलीजन में, बाय अलरमेंट, तो वो गलत है। उस चीज पे लॉ बनना चाहिए, उस चीज को ऑफेंस बनाना चाहिए। और एक एग्जाम्पल भी दिया गया, एक मिनिस्टर, उस मिनिस्टर ने अपनी कहानी बताई कि कैसे मेरी मदर को ब्रेन वॉश किया गया, और मेरी मदर जो कि हिंदू थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया क्रिश्चियनिटी में। तो या तो बाय अलरमेंट, बाय फोर्सफुली, ये सारे कन्वर्जन अलाउड नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर कोई वॉलेंटली अगर कन्वर्ट हो रहा है, सो ही और शी कैन। मूविंग फर्दर, या सो मद्रास हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप अपनी बाइक्स या कार्स में, मतलब व्हीकल्स में, अगर आप व्हीकल्स में आप क्रैश गार्ड लगाते हो या बुल बार्स लगाते हो, तो वो टोटली बैन है, क्योंकि इट्स अगेंस्ट दी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। अच्छा, ये होता क्या है, देखो, क्रैश गार्ड क्या होते हैं, अगर आपने गाड़ी देखी होगी तो गाड़ी के क्रैश गार्ड मतलब समथिंग लाइक दैट, कि अगर गाड़ी गिरे तो गाड़ी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो बेसिकली एक स्टैंड पे गिरेगी, सो दैट इज क्रैश गार्ड। लेकिन वो गाड़ी ये होती है, गाड़ी ऐसे चलती है, और क्रैश गार्ड बाहर निकले होते हैं। इसी के चलते तमिलनाडु हाईकोर्ट ने बैन कर दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने बैन कर दिया। एंड बुल बार्स, जो कि कार के आगे लगा रहता है, कार के आगे लगा रहता है, कि कार अगर किसी से क्रैश होती है तो कार को डैमेज ना हो, ठीक है। तो वही बुल बार्स और क्रैश गार्ड जो है वो अब बैन हो जाएंगे, क्योंकि इट्स अगेंस्ट दी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट अ वेलकम डिसीजन, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज अबाउट दी व्हाट काउंट्स इज सेल्डम काउंटेड, तो ये इट्स अबाउट दी सेंसस के बारे में, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट दी चेंजिंग दी एग्री एक्सपोर्ट बास्केट, तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे 3 एडिटोरियल आज हैं। तो चलो वील स्टार्ट दी एडिटोरियल डिस्कशन विद दिस एग्री एक्सपोर्ट बास्केट वाला। चलो, हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है, मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है, वो 60 बिलियन टच कर जाए, $60 बिलियन टच कर जाए बाय द एंड ऑफ 2022। ये उनका टारगेट है। और अगर देखा जाए, और मिनिस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि इंडिया जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है, वो टोटल एक्सपोर्ट के 11% है। मतलब अगर इंडिया पूरा एक्सपोर्ट, जितना भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया, इट्स 100%, तो 11% जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट का है, फिनिश फूड प्रोडक्ट का है। वही चीज बताई गई, और बताया गया कि वही हम बात करें 2015 से लेके इन 5 साल के बीच में, मतलब 2015 to 2016 to 2019 to 2020, उसमें जो फूड एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू है, वो $17.8 बिलियन से $20.65 बिलियन पहुंच गया। तो हम लोग वी आर शिफ्टिंग एंड वी आर प्रोग्रेसिंग, कि हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमारा इंक्रीज होता जा रहा है ना। और वही चीज बताई गई कि अगर इंडिया फूड प्रोसेसिंग को ज्यादा बेसिकली महत्व देगा, या हम बात करें महत्व के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की ज्यादा होगी और ज्यादा प्रॉफिट इंडिया कमा सकता है। बट अब आगे ऑथर ने क्या चीज समझाएगी, ऑथर ने बोला कि हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया जो ट्रेडिशनली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, उस ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट से वो नॉन ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट में वो आने लगा। कैसे?
क्योंकि हम बात करें तो पहले इंडिया सबसे पहले क्या एक्सपोर्ट करता था, बासमती राइस की बहुत फेमस था, बहुत फेमस है बासमती राइस, बहुत एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। बट नाउ बासमती राइस तो एक्सपोर्ट होता ही होता है, बट नॉन बासमती राइस भी एक्सपोर्ट होने लगा, है ना। क्योंकि वही बताया गया कि इन द ईयर ऑफ 2020 2021, मतलब लास्ट ईयर, जो नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हुआ है वो 13.09 मिलियन टन का हुआ है ना। और वहीं हम बात करें जो 2015 में था वो 6.9 मिलियन था। तो एक तरीके से डबल से भी ज्यादा हो गया, ये डबल हो चुका है, मान सकते हैं। नॉन बासमती राइस का भी जो एक्सपोर्ट है वो डबल हो चुका है। वहीं हम बात करें इंडियन बफेलो मीट मतलब बीफ, तो बीफ का भी जो एक्सपोर्ट है, इंडियन बीफ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड में है इंटरनेशनल मार्केट में, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनिक नेचर, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक होता है। और स्पेशली इन दी साउथ एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वियतनाम हो गया, हांगकांग हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सारे नेशंस में इंडियन बीफ, इंडियन बफेलो मीट का बहुत ज्यादा डिमांड है। और वहीं बात करें तो जो इंडिया पहले एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, कैश्यू हो गया आपका, गोट मीट हो गया, शीप मीट हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, तो ये ग्राउंड नट्स हो गए, इनका एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ है। हाँ, एक चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा है, दैट इज अबाउट दी कि इंडिया फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब फूड प्रोडक्ट्स जो है वो, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा, और उससे इंडिया को एडवांटेज भी ज्यादा है, इकोनॉमिकली एडवांटेज ज्यादा है। अब कैसे एडवांटेज वैसे ज्यादा है, क्योंकि अगर हम फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे तो इंडिया इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एनी डे बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है अदर कंट्रीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। तो अगर हम फिनिश प्रोडक्ट बेचते हैं तो इंडिया को ज्यादा प्रॉफिट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि अदर नेशंस में, अदर कंट्रीज में फिनिश प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन वही जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन इंडस्ट्रीज के लोगों का कहना है कि हम लोगों को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है, उन्होंने बताया कि डिफिकल्टीज ये है कि नॉन टैरिफ मेजर्स इंपोज किए जाते हैं, है ना। इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो हम फिनिश फूड प्रोडक्ट बेचते हैं उनके ऊपर नॉन टैरिफ मेजर्स इंपोज किए जाते हैं। और शिपमेंट के पहले आप इंस्पेक्शन होता है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी इंस्पेक्ट करती है कि कितना लेंदी है, कितना कॉस्टली है, तो वो और ज्यादा लेंदी और कॉस्टली बन जाता है। फिर हमें स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेशन देना होता है, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में फूड, ऐसा इंडिया इंडिया बहुत बदनाम है कि इंडिया बहुत स्पाइसी फूड खाता है। तो इसी के चलते, बट अदर नेशंस लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, दे डोंट प्रिफर स्पाइसी फूड, तो इसी के चलते इंडियन प्रोडक्ट्स को स्पाइस सर्टिफिकेशन देना होता है, स्पाइस बोर्ड से सर्टिफिकेशन लेना होता है कि भाई कितना स्पाइस इसमें, कितना नहीं है। तो वही चीज कि ये भी चीज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है तो, और स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स को, फूड फिनिश प्रोडक्ट्स में वही चीज बताई गई। और बताया गया कि अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है फिनिश प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में, और ऊपर से यूएस ने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है उसको विड्रॉ कर दिया, तो और ज्यादा महंगा पड़ गया, इंडिया के जो प्रोसेस फूड थे और ज्यादा महंगा पड़ने लगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है और उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है, तो आगे चल के यूएस की मार्केट में महंगा होगा। और यूएस में भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो भी फूड प्रोडक्ट, वो वही फूड फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो महंगा कौन, तो लोग ज्यादा चीजें कौन खरीदेंगे, जो सस्ती चीज होगी, और यूएस का डोमेस्टिक है वो सस्ता है। इसी के चलते इंडिया की जो फिनिश फूड प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देन फिर आगे यही बताया गया कि आगे क्या करना चाहिए, आगे एक्सपोर्ट को और कैसे बढ़ाया जाए, तो वही चीज बताई गई कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन करें। अगर हम लो कॉस्ट प्रोडक्शन करेंगे, लो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ हम अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी क्वालिटी के साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट का एनवायरनमेंट इंडिया में इंक्रीज कर दें, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, और हमारे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के हायर स्टैंडर्ड से कंपटीशन कर सकते हैं, तो इनको इंकरेज करना चाहिए हमें, ठीक है। उसमें हम टेक्नोलॉजी लेके आए, और जो रिस्ट्रिक्शंस या एक्सपोर्ट्स में जो रेड टेपिज्म लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाते हैं, जैसे कि हमने स्पाइस सर्टिफिकेशन देखा, हमने नॉन टैरिफ मेजर्स देखे, तो ये सारी मेजर्स भी कम करने होंगे, तब जाके इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन पाएगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ये ऑथर का कहना है। ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द सेकंड एडिटोरियल, एंड इट्स अबाउट द सेंसस। एंड व्हाट हैपन, हुआ क्या, देखो, अगर हम बात करें तो व्हाट काउंट्स इज सेल्डम काउंटेड, तो सेंसस के बारे में बताया गया। अब
ऑथर ने, दोनों ऑथर्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, ये इस एडिटोरियल की थोड़ी सी लैंग्वेज इज बिट डिफिकल्ट, बट अगर समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एडिटोरियल बोलना क्या चाहता है। देखो, इंडिया अभी है बहुत ज्यादा बिजी है कास्ट सेंसस को लेकर। हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, एससी एसटी की पॉपुलेशन काउंट होनी चाहिए, ओबीसीज कितने हैं ये सारे काउंट होनी चाहिए, फिर आगे चल के हम उन पे पॉलिसी बना सकते हैं, ये सारी चीजें। अब देखा जाए तो इंडिया एक चीज भूल चुका है, और इंडियंस भूल चुके हैं, दैट इज अबाउट दी कि हम लोग कितने सालों से हम लोग सेंसस करते हुए आ रहे थे। वो सेंसस हम लोग कर ही नहीं रहे। हम लोग कास्ट सेंसस में हम लोग फोकस ज्यादा कर रहे हैं, बट जो हम लोग 100-200 सालों से जो रेगुलर सेंसस चल रहा है, वो रेगुलर सेंसस में हम फोकस कर ही नहीं रहे। और ये शायद फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में कि हमने हर 10 साल में सेंसस एक्सरसाइज नहीं करी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हर 10 साल 2011 में सेंसस आया, फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2021 में सेंसस आएगा, बस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सेंसस जो है वो डिले होता गया। लेकिन देखा जाए तो सेंसस जो है वो सिग्निफिकेंस अपना धीरे धीरे खोता जा रहा है। अब इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि हम डिजिटल एज में आ गए है ना। 2011 से लेकर 2021 तक हम लोग बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए डिजिटल एज में। तो हम लोग डिजिटलाइजेशन से हम लोग सेंसस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। और और एक आम आदमी के दिमाग में सेंसस को लेकर सिर्फ एक ही चीज रहती है कि सेंसस ओनली टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एज कंपैरिजन टू द लास्ट सेंसस। लेकिन उसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि लोग नहीं जानते। और सेंसस जो है वो पॉलिसी मेकर्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं टू मेक अ बेटर पॉलिसी। और जो सेक्शंस हैं जो कि डेवलप नहीं कर रहे या मार्जिनलाइज सेक्शंस है, उन पर वर्क किया जाए। तो ऑथर ने सबसे पहले यही बताया कि हम लोग पहले ये देखते हैं कि सेंसस कर क्या सकता है। सेंसस का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि पॉलिसी मेकिंग में, और इट्स नॉट ओनली अबाउट द काउंटिंग द पॉपुलेशन बट टू मेक द पॉलिसीज, और स्पेशली फॉर दोज जिनको जरूरत है उन पॉलिसीज की, है ना। तो सेंसस का जो रोल है वो पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है कि अब सेंसस की जो वैल्यू है या सिग्निफिकेंस है वो डिक्रीज क्यों होता जा रहा है। वही ऑथर ने बताया कि हम बात करें तो सेंसस का जो सिग्निफिकेंस है वो इसलिए डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा डिफरेंट सर्वेस कराती है, बहुत सारा डिफरेंट सर्विस कराती है ऑन दी सोशो इकोनॉमिक बेसिस पर। अब कैसे सर्वे करा लिया, छोटा सर्वे करा लिया कि भैया कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने हिंदूज हैं, कितने विमेन है, कितने मैन है, कितने चाइल्ड है, कितनी फर्टिलिटी रेट है। अब इसी के चलते जब आपको ऑलरेडी आपको रिपोर्ट मिल रही है, ऑलरेडी पब्लिक को सर्वे मिल रही है, गवर्नमेंट को सर्वे मिल रहा है ये छोटे छोटे सर्वे कराने से, तो फिर सेंसस ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, सेंसस जो है वो सिग्निफिकेंस खो देगा, है ना। और दूसरा जो है वो सेंसस एक और रीजन है, दैट्स व्हाई सेंसस इज आल्सो लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस। द रीजन इज क्योंकि सेंसस से जो डेटा कलेक्ट होता है वो सही समय पे पब्लिक के सामने पब्लिक नहीं किया जाता, उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल बताया गया कि 2011 में जो सेंसस कलेक्ट हुआ था, ठीक है, सेंसस कलेक्ट हुआ था, और उसमें एक रिपोर्ट थी, उसमें एक डेटा था अबाउट द इंटरनल माइग्रेशन को लेकर कि कितना इंटरनल माइग्रेशन हुआ है। उस चीज को लेकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 2011 सेंसस का रिपोर्ट 2017 में डिस्क्लोज किया था। सो सेंसस इसलिए सिग्निफिकेंस होता जा रहा है बिकॉज उसका जो डेटा कलेक्ट होता है वो सही समय पे पब्लिक के सामने डिसेमिनेट नहीं होता, पब्लिक के सामने आता नहीं है। फिर बाद में यही चीज बताई गई, फिर बाद में फिर ऑथर ने यही लिखा कि इट्स नॉट अबाउट ओनली द पॉपुलेशन। वो सारी चीज बताता है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, कहाँ कितने एससीज हैं, कितने एसटीज हैं, कितने ओबीसीज हैं। तो अगर आप सेंसस कंडक्ट कराओगे ना तो वो कास्ट सेंसस कराने की शायद जरूरत ही ना पड़े अगर सही तरीके से कंडक्ट कराओगे। फिर लास्ट में उन्होंने यही बताया गया कि देखो ओवरऑल जो देखा जाए तो ओवरऑल जो काउंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीजें जो है वो सेंसस में होती है, इसी वजह से सेंसस कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही बताया गया कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम्स है, वही चीज। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द थर्ड एडिटोरियल एंड दैट इज अबाउट द वेलकम डिसीजन। एंड इस एडिटोरियल में बेसिकली ऑथर ने वही समझाया गया कि इंडिया ने फिर से रिज्यूम कर दिया है वैक्सीन एक्सपोर्ट
का जो है, और वैक्सीन की हम बात करें, वैक्सीन एक्सपोर्ट की हम बात करें, तो वैक्सीन एक्सपोर्ट बेसिकली कोवैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। मतलब एक कोवैक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गावी ने बनाया था। ठीक है, गावी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बेसिकली ग्लोबल ग्रुप बनाया था कोवैक्स। और वो कोवैक्स जो है उनको आप गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और डिफरेंट इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्रीज वहां पर वैक्सीन देंगी। और कोवैक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है अफ्रीकन नेशंस और उन नेशंस में वैक्सीन प्रोवाइड करेगा जहां पर वैक्सीनेशन नहीं लग पा रही, जहां पर वैक्सीन है ही नहीं। और कोवैक्स को बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और नेबरिंग कंट्रीज को भी डोनेट कर रहा है इंडिया, जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पर भी इंडिया जो है बुक कर रहा है। हम बात करें तो इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, और 16 जनवरी के बाद से ही इंडिया ने बेसिकली फर्स्ट बैच ऑफ वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, भूटान, मालदीव्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दी वैक्सीन डिप्लोमेसी को दिखाते हुए, अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाते हुए कि हम आपके साथ में खड़े हुए हैं और आप परेशान मत हो। बट उसके बाद सेकेंड वेव आई, और सेकेंड वेव में केसेस बढ़ने लगे, और जो हमारी दो डोमेस्टिक कंपनीज थी जो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही थी, तो वन इज कोविशील्ड एंड वन इज कोवैक्सीन, उनके प्रोडक्शन में भी डिक्रीज आने लगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे तो डोमेस्टिक यूज भी चाहिए। इसी के चलते हमें जो एक्सपोर्ट था, वैक्सीन एक्सपोर्ट था, उस पर हमें पॉज लगाना पड़ा कि भैया अभी कुछ समय के लिए आप रुक जाओ, वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें पहले डोमेस्टिक यूज हम देख लें कि डोमेस्टिकली हमें बहुत ज्यादा यूज हो रही है वैक्सीन की, हम पहले अपनी आम जनता को लगा दें, उसके बाद फिर हम फोकस करेंगे डिफरेंट नेशंस में। और वही चीज हुआ। और इंडिया में प्रॉब्लम ये थी कि देखो, सेकेंड वेव आने के बाद भी ना हम लोग एक्सपोर्ट करते जा रहे थे। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि हमने सबसे पहले बोल दिया था कि वैक्सीन जो है वो 45 के एज के ग्रुप के ऊपर लगेंगी, तो तब वैक्सीन जो है वो परफेक्ट तरीके से चल रही थी, वैक्सीन जो है परफेक्ट तरीके से चल रही थी। पर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया फ्रॉम दी फर्स्ट में कि भैया अबव द एज ऑफ 18 सबको वैक्सीन लगवाने, सबको वैक्सीन लगेगी, और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 18 है। तो भैया इसी के चलते वैक्सीन की कमी आने लगी, और इंडिया ने ये चीज बंद करना पड़ा, एक्सपोर्ट वाली चीज बंद करनी पड़ी। नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड द सेल्फ सफिशिएंसी, और इंडिया में वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं है। और इसी चीज को लेकर इंडिया ने फिर से जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और फिर ऑथर ने यही चीज बताई गई कि अगर हम सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन की जरूरत है तो वो अफ्रीका में है, क्योंकि जो 6 बिलियन डोसेज जो कोवैक्स फैसिलिटीज के पास पहुंचे हैं सारे नेशंस के द्वारा, वो 2% ही वैक्सीन अफ्रीका में पहुंच पाई, और 3.5% ऑफ द अफ्रीकन पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड है। तो अफ्रीका में जो लोग, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं, वहां पर वैक्सीन पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरत है। और वही चीज ऑथर ने बताया गया कि हमें वैक्सीन को पहुंचाना चाहिए, और वैक्सीन एक्सपोर्ट को हमने जो रिज्यूम किया, इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, और जिसके चलते हम लोग वैक्सीन की प्रोडक्शन को भी रैंप अप करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। और डोमेस्टिक, हाँ बस एक चीज और हो कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो ओवर एम्फोसाइज ना हो जाए, मतलब डोमेस्टिक डिमांड पे हम फोकस ना करें, डोमेस्टिक डिमांड को भी हमें फुलफिल करने की जरूरत है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी नेशनल न्यूज, ये थे हमारे एडिटोरियल्स, सो रीड इट, दीस थ्री एडिटोरियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टुवर्ड्स दी नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज में बताया गया कि सीज फायर जो है ऑन दी एलओसी, अलोंग दी एलओसी, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, वो अभी होल्ड पे है। मतलब इस साल कोई भी सीज फायर का वॉल्यूशन नहीं हुआ। बट हाँ, सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो ये है कि मिलिटेंट्स बहुत ज्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, लोकल मिलिटेंट्स जो है बहुत ज्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, और स्पेशली फ्रॉम द कश्मीर वैली। तो ये सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया के, इंडियन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। मूविंग फर्दर, सो जो हमारे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन गडकरी, उनका कहना है कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनकी ड्यूटी को फिक्स कर देना चाहिए। मतलब जैसे कि एयरपोर्ट्स के जो एयरप्लेन के जो पायलट्स होते हैं उनका फिक्स रहता है कि वो उतने ही आर फ्लाई करेंगे, और वैसे ही इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर्स के भी जो ड्राइविंग ड्यूटी है वो भी फिक्स्ड कर देने चाहिए, जिससे एक्सीडेंट्स जो सबसे ज्यादा होते हैं वो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। ये बेसिकली नितिन गडकरी का कहना है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, और उन्होंने अच्छी बात बोली है, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ मूविंग फर्दर, सो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी तो आ गई, बट हमारा करिकुलम वही पुराना है। तो इसी के चलते एक नई कमिटी बनाएगी, एक नया कमिटी बनाएगी, दैट इज अबाउट स्टीयरिंग कमिटी को बोल रहे हैं, और उसमें 12 मेंबर होंगे, और उस कमिटी को हेड करेंगे के कस्तूरी रंगन। और के कस्तूरी रंगन
की कमेटी की रिकमेंडेशन से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, और वही करिकुलम को लेकर काम करने वाले हैं कि भाई करिकुलम चेंज होगा, है ना। और 12 मेंबर्स रहेंगे। और करिकुलम लास्ट टाइम जो करिकुलम जो चेंज हुआ था वो 2005 में हुआ था, जो लास्ट टाइम चेंज हुआ था। और इस बार जो करिकुलम है वो चार चार करिकुलम बनाए जाएंगे। पहला स्कूल एजुकेशन के लिए, दूसरा टीचर के एजुकेशन के लिए, थर्ड अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, और फोर्थ एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो 4 करिकुलम बनाने वाले हैं, और इसको हेड जो है, स्टीयरिंग कमेटी को हेड है वो के कस्तूरी रंगनी करने वाले हैं। ओके, मूविंग फर्दर, तो हमारे जो नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे वो वी आर चौधरी होंगे, है ना। और क्योंकि आर के भदौरिया जो है वो रिटायर होने वाले हैं ऑन 30th ऑफ सितंबर, इसी के चलते जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो हमारे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होने वाले हैं फ्रॉम द 1st ऑफ अक्टूबर। मूविंग फर्दर, तो 24th ऑफ सितंबर को क्वाड की मीटिंग होने वाली है, क्वाड लीडर्स की मीटिंग होने वाली है। अब क्वाड लीडर्स की मीटिंग की बात करें तो उसको होस्ट यूएससी करेगा, जो बाइडेन ही होस्ट करेंगे। और वही गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, क्वाड और एयू के यूएस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है उनमें कोई लिंक नहीं है। दे आर टू डिफरेंट, बेसिकली टू डिफरेंट थिंग्स। क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड ग्रुप जो बना है वो बेसिकली वो इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रांसपेरेंसी रहे, फ्री रहे, इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, ओपन रहे, और वो इंक्लूसिव रीजन को लेकर है कि वो सबका रीजन है, उसको सब यूज कर सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है वो सिक्योरिटी अलायंस है, वो ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। यूएस उसमें न्यूक्लियर बिल्ड सबमरीन सप्लाई करेगा। तो भैया कोई लिंक नहीं है क्वाड ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बीच में, है ना। ये चीज बताई गई। और अभी मोदी जी पहले मुलाकात बेसिकली कमला हैरिस से करेंगे, जो कि फर्स्ट यूएस वाइस प्रेसिडेंट है फ्रॉम द इंडियन ऑरिजिन। मूविंग फर्दर, सो यस, तो हम लोग बताने वाले थे कि भैया जो फर्स्ट न्यूज में डिस्कस थी, न्यू एक सर्वे कंडक्ट हुआ, एक स्टडी कंडक्ट हुई, और वो स्टडी कंडक्ट किसने करी? इट्स अबाउट दी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्यू ग्रुप, प्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यू ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करा सर्वे, और उन्होंने बताया कि भैया प्यू रिसर्च सेंटर ने किया, जो कि यूएस बेस्ड रिसर्च सेंटर, उसने कंडक्ट किया, बताया कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट जो है वो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग भी फर्टिलिटी रेट, माइनॉरिटी रिलीजन में भी फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हुई है, और मेजॉरिटी रिलीजन में भी। ये रिपोर्ट निकल के आई कि मुस्लिम्स की जो फर्टिलिटी रेट थी 1992 में वो 4.4 थी, मतलब एक इंसान, एक फैमिली 4.4 बच्चे पैदा करता था मुस्लिम में 1992 में। वहीं 1998 में 3.6 हुआ, वहीं 2005 में 3.4 हुआ, और अब 2015 में 2.6 हो गया। वहीं हिंदूज की बात करें तो वो 3.3 था 1992 में, 1998 में 2.8 था, 2005 में 2.6 था, और 2015 में 2.1 था। सो फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और इसी के चलते माइनॉरिटीज को भी पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से रिसोर्सेस कम होंगे और हमें ही प्रॉब्लम होगी। इसी के चलते फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। मूविंग फर्दर, सो अभी देखा जाए तो राजस्थान स्टेट असेंबली में एक बिल प्रेजेंट किया गया, जो कि बिल अमेंड करेगा राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट को। ओके, और यही बताया गया कि ये चीज बेसिकली जो कंट्रोवर्सी थी कि चाइल्ड मैरिज को वैलिडेट करना है कि नहीं करना, उस चीज को लेकर ये अमेंडमेंट है। मूविंग फॉरदर, सो देखो एक आर वैल्यू होती है। अब आर वैल्यू क्या है ये बताता है। आर मतलब रैपिडली, कि जो कोरोना वायरस है वो रैपिडली कितने तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर 1 के ऊपर या 1 है तो मतलब बहुत रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो वही बताया गया कि इंडिया का जो आर वैल्यू है, मतलब कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, आर वैल्यू इट्स बिलो 1, तो मतलब इट्स गुड फॉर इंडिया कि बहुत स्लो पेस से कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हो रहा है, बहुत स्लो पेस से। ठीक है, हाँ कुछ सिटीज हैं जहां पर 1 के ऊपर है आर वैल्यू, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या बैंगलोर। वहीं दिल्ली और पुणे में 1 के नीचे है आर वैल्यू। मूविंग फर्दर, तो देखा जाए तो इंडिया में अराउंड 77.4 लाख पर्सन हैं जो कि डिसेबल्ड हैं बट दे आर रजिस्टर्ड वोटर्स। तो उन्हीं के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
वोटर गाइड्स इशू करी हैं और वो उनको पर्सनलाइज लेटर देंगे। ओके, उनको पर्सनलाइज लेटर देंगे कि भैया आपको वोट कैसे डालना है, आप कैसे डाल पाओगे, और ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है कि भैया जो ग्रुप है, जो विजुअली या विजुअली चैलेंज्ड या फिर डिसेबल्ड लोग जो हैं उनको प्रॉब्लमेटिक ना हो। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में आज ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज की हम बात करें, सो जो बाइडेन कल उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस किया, है ना, पहला एड्रेस था उनका यूएन में, और उन्होंने बोला कि यूएस जो है वो नए कोल्ड वॉर, मतलब एक नया कोल्ड वॉर नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है कि यूएस और चाइना के बीच में फिर से कोल्ड वॉर हो सकता है। फिर से क्या मतलब, एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है, जो कि पहले यूएसएसआर और यूएस के बीच में हुआ था, जो कि 1991 में जाके खत्म हुआ। और जो बाइडेन का यही कहना है कि हम लोग नहीं चाहते कि कोल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो, हम लोग चाहते हैं कि हम डिप्लोमेसी में वर्क करें, हम लोग डिप्लोमेसी में वर्क करें और डिप्लोमेटिक तरीके से हम लोगों को रेगुलेट करें। हम नहीं चाहते कि एक नया कोल्ड वॉर हो, एक नया, देखा जाए एक नया बेसिकली प्रॉक्सी वॉर्स हो। हम लोग 20 साल जो है हमने अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया, क्योंकि हमें अब डिप्लोमेसी से काम करना है, हम फोर्सफुल तरीके से काम नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बने, नॉन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ना हो, लोगों की बात सुनी जाए। और ईरान को लेकर भी उन्होंने बोला कि हाँ, ईरान अगर परसिस्टेंट है अपनी बात को लेकर, मतलब वो अगर एग्रीमेंट में जुड़ना चाहता है, तो अगर वो भी, उसको भी बात माननी पड़ेगी, न्यूक्लियर डील की बात माननी पड़ेगी, और न्यूक्लियर डील की बात मानता है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स हम बिल्डअप नहीं करेंगे, तो यूएस खुशी खुशी न्यूक्लियर के साथ ईरान के साथ डील कर लेगा। मूविंग फॉर, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।